हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू रिप्रेजेंट अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और ये वेरियस मेथड जो हम लोगों ने पढ़े हैं, मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ मोलैरिटी। ठीक है। और इसमें हमने ये सीखा था कि अगर मोलैरिटी मान लो 2m है, ठीक है, 2m है मोलैरिटी किसी सोल्यूशन की, तो इसका मतलब ये होता है 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये डेटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है। और मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फिर हमने सीखा था मोलैलिटी के बारे में। सो मोलैलिटी क्या होती है? इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें जो डिनोमिनेटर में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। तो ये क्वांटिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में कौन बेटर कंसंट्रेशन है, तो यू विल से मोलैलिटी बिकॉज इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फिर हमने तीसरा सीखा था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब था, रिमेंबर? तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये था कि अगर किसी कंटेनर में A पार्टिकल्स है, B है और C है, करेक्ट। मोल फ्रैक्शन को हमने किससे डिनोट किया था? X से, या काई बोलते हैं इसको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। और मोल फ्रैक्शन C निकालना है तो मोल्स ऑफ C डिवाइड बाई टोटल मोल्स, यानी कि Na प्लस NB प्लस NC। और तीनों को अगर सब निकालें तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ओके। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए अगर मान लो हमको ABC गैस का मास दे रखा है, तो पहले इनके क्या निकाल लेंगे हम लोग? मोल्स निकाल लेंगे। तो इस पर भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। ठीक है। इसके बाद मास परसेंटेज सीखा था हम लोगों ने। तो मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वेट है, नीचे भी वेट रहेगा और न्यूमरेटर में भी वेट रहेगा। वॉल्यूम परसेंटेज क्या था? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है। और ppm कंसंट्रेशन कब यूज करते थे? व्हेन सोल्यूट प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। ठीक है। तो इसको कितने, यानी कि 10 की पावर 6 पार्ट में कितने पार्ट सोल्यूट है ये देखा जाता है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, करेक्ट। तो अब एक हम लोग, अच्छा मैंने एक आपको असाइनमेंट सेंड किया है, उसमें कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं और कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट के हैं जो मुझे नॉर्मेलिटी में क्लियर होंगे। तो उस जो असाइनमेंट को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके सोल्यूशन भी हैं, बट मैं खुद ही उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊँगा। अगर आप उस असाइनमेंट का 20 से 25% या 30% भी सॉल्व कर लेते हो, दैट इज़ गुड। ओके। और मैं सभी क्वेश्चन में आपकी हेल्प करूँगा उसमें, बट कीप ट्राइंग। अच्छा बच्चों, एक बात याद है, मैंने एक फार्मूला बताया था हाउ टू कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी और मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी। तो ये फार्मूला भी देखो बताया था मैंने, ये दिस वाज द फार्मूला। डेंसिटी बाई मोलैरिटी, कैपिटल M क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट है ये, डिवाइड बाई 1000। इसमें अगर आपको जो भी दे रखा है उससे आप निकाल सकते हो। मोलैलिटी दे रखी है तो यू कैन फाइंड मोलैलिटी एंड वाइस वर्सा। अगर मोलैलिटी दे रखी है तो यू कैन फाइंड मोलैलिटी। एक क्वेश्चन भी इस पे कराया था, बट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फार्मूले लगाने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। इसको बिना फार्मूला के भी मैंने सॉल्व किया था, क्वेश्चन कराया था। ठीक है। NCERT का ही वो क्वेश्चन था। ठीक है। अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान दें जरा। मोल फ्रैक्शन
ऑफ मेथेनॉल, जिसमें मेथेनॉल, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इन वाटर इज 0.02। ठीक है, फाइंड मोलैलिटी। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, अगर मैं दो कंपाउंड के मोल्स दे दूं और पूछूं कि मोलैलिटी क्या होगी, सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो यू कैन फाइंड इट, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि मोल फ्रैक्शन दे रखा हो और मोलैलिटी पूछ ले, मोल फ्रैक्शन दे रखा हो और मोलैलिटी पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, तो एनसीईआरटी को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से, मुझे बताना जरा मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है इसको मैं N2 से डिनोट कर देता हूँ। मैंने कहा था N का मतलब मोल्स और 2 सबस्क्रिप्ट में सोल्यूट के लिए यूज करूँगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को मैंने मान लिया W1। ठीक है, इन केजी। अब अगर हमें मास को, मैं चाहता हूँ मैं मास को मैं ग्राम में ही रखूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, N2 W1 ग्राम में ही रहेगा, तो ग्राम में रहेगा तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिवाइड करोगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में रखना चाहते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये ग्राम में होगा तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए, और 1000 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो और ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो टू फाइंड द मोलैलिटी, बट इस फार्मूले में वेट ऑफ वन किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यू हैव टू पुट इन ग्राम, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट यू हैव टू पुट इन केजी। ओके, अब देखो इस फार्मूले को ध्यान से देखना जरा, तो मोलैलिटी M इक्वल टू N2 डिवाइड बाई W1 इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000। अब मैं इस फार्मूले में एक चीज़ कर रहा हूँ, देखो क्या क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। N2 को मैंने N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे तो कर सकता हूँ ना। ठीक है, N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दिया और N1 प्लस N2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इंटू 1000 तो है ही अपने प्लेस पे। ठीक है, नाउ डिवाइड बाई W1 जो है ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो इसको क्या कर दिया हमने, मोला मास से डिवाइड कर दिया M1। 1 किसके लिए, मोला मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे M1 क्या है, मोला मास ऑफ सॉल्वेंट। अब डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, स्मॉल M1 बना लेना यहाँ पे। अब देखो बताना जरा मुझे, वेट ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट को मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ X2 इंटू N1 प्लस N2 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट अपॉन मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया N1 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इतना आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, सो वी हैव अप नाउ मोलैलिटी इक्वल टू, हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू टोटल मोल्स इंटू 1000 डिवाइड बाई N1 इंटू मोलर मास ऑफ, इतना है। अब फिर एक काम और करूँगा मैं, X2 इंटू N1 प्लस N2 इंटू 1000
डिवाइड बाई, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से N1 को N1 प्लस N2 से डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ इनटू मोलर मास। ठीक है, फिर से ये चीज़ क्या बन गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बन गया। ठीक है, और देखो N1 प्लस N2 से N1 प्लस N2 कैंसिल भी हो गया, तो क्या बन गया, X2 अपॉन X1 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोलैलिटी। अब ये फार्मूला मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं इसको डायरेक्ट भी लिख दूँ। मैं आपसे एक से बोला हूँ कि इस फार्मूले का डेरिवेशन कभी नहीं आएगा। फाइनली मैं इसको अगर मैं लिख देता तो मैं आपके 2 या 3 या 4 मिनट बचा देता, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं करनी थी। तो इस फार्मूले को मैंने डिराइव कर दिया है। अब इस फार्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, जिससे मैं आपसे बोल दूं कि जी एक कंटेनर में हीलियम के 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के 5 मोल्स हैं, बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम बताओ क्या होगा। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या होगा, मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाई टोटल मोल्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टोटल मोल्स। अब ऐसा क्वेश्चन तो आने से रहा। ओके, सो अभी क्वेश्चन करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वाटर इज 0.02, फाइंड मोलैलिटी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल कितना है, 0.02। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इसको 1 से माइनस कर दो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सम कितना होता है 1। ठीक है, तो 1 माइनस 0.02 कितना आ जाएगा, 0.98। यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल जो है 0.02 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.02, तो आ जाएगा 0.98। ना उस फॉर्मूले को पुट कर दो, तो X2 की जगह पे यहाँ पे सोल्यूट मेथेनॉल है, तो X2 के प्लेस पर पुट कर दिया 0.02, और मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना आ गया 0.98 इंटू 1000 डिवाइड M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना मोलर मास सॉल्वेंट, वाटर का कितना होता है 18, देखो 0.02 0.98 1000 डिवाइड बाई 18। ठीक है, इससे आपका मोलैलिटी आ जाएगी, वेरी सिंपल। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बारे में बच्चों एक बात में बताता हूँ कि ये कंसंट्रेशन टर्म थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और आप इसको देखेंगे तो ये इसको मेंशन भी नहीं कर रखा है एनसीईआरटी में, बट अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो ये है, और ये इसमें इसको जनरली लोग 12th में पढ़ाते हैं इस कंसंट्रेशन टर्म को, राइट। बट हमारे जो सिलेबस है उसमें दे रखा है, टाइट्रेशन भी दे रखा है मोल कंसेप्ट में, तो टाइट्रेशन के लिए नॉर्मेलिटी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें अभी इसमें इतनी क्लैरिटी हो सकता है ना मिले, बट थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज इस पर क्वेश्चन भी हैं। अच्छा, जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसके क्वेश्चन, जब ये हमारा नॉर्मेलिटी टॉपिक हो जाए, इसके बाद एक टॉपिक और हो जाए स्टोचियोमेट्री, तब उसके बाद क्वेश्चन उसके और इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, देखो ध्यान से। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ solution in liter। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब ये नया वर्ड आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो पहले नॉर्मेलिटी डिफाइन कैसे होगी, इट इज़ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। वेरी सिंपल, इट इज़ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी इज, इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, सो अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है,
याद है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे? नंबर ऑफ मोल्स ये किसके बराबर होता था? गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन, अब नंबर ऑफ मोल्स से मोलर मास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से नीचे क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है। एंड अब क्वेश्चन आ गया कि लो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ध्यान से देखो। इक्विवेलेंट मास को मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ, इज द इक्विवेलेंट मास विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू मोलर मास, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोलर मास से रिलेट होगा, मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। अब फिर टर्म आ गया कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो वैलेंसी फैक्टर जो है वो डिफरेंट टाइप कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होता है, तो इसको निकालने में सीखता हूँ। अगर आपको वैलेंसी फैक्टर आ गया तो यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास से आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आने के बाद नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है। सो पहले हम सीखेंगे व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। ठीक है, इसको फ्रेश से सीखते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना आप। सबसे पहले फॉर एसिड, एसिड क्या होते हैं आपने पढ़ा है, जो H+ आयन देते हैं। ठीक है, फॉर एसिड। सो फॉर एसिड जो होता है वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स नंबर ऑफ H+ आयन। ठीक है, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन। जैसे HCl कितने H+ आयन दे सकता है? 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। HBr कितने H+ आयन दे सकता है? 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। H2SO4 कितने H+ आयन दे सकता है? तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। ठीक है, H3PO4 कितने वैलेंसी फैक्टर दे सकता है, कितने H+ आयन दे सकता है? 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। ये 3 क्यों देता है? क्योंकि आगे चल के इसका आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये अभी स्ट्रक्चर नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, तो तीनों हाइड्रोजन इसके रिप्लेसेबल है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है। ठीक है, अब मैं एसिड में बात करूं तो जैसे HNO3 या नाइट्रिक एसिड है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। अब कभी कभी इसमें एक्सेप्शन भी हैं कि जितने H दिखते हैं उतना वैलेंसी फैक्टर नहीं होता है। जैसे अब देखो H3PO3 में इसका नाम समझते हो ना आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम होता है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, एंड दिस इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो H3PO4 ये इक है, उससे एक कम ऑक्सीजन वाले को बोलते हैं अस, तो इसका नाम है फास्फोरस एसिड। ओके, अब इसमें 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो वैलेंसी फैक्टर जो इसका होता है वो 2 होता है। अब आप सब कह सकते हो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये भी अभी की बात नहीं है। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH OH, क्योंकि इसमें केवल 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दीज 2 हाइड्रोजन ओनली रिमूव एज H+ आयन, मतलब ये 2 ही H+ आयन दे सकता है, तो इसके वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो आप इसको एज ए एक्सेप्शन याद रख सकते हो। इसका एक छोटा भाई और भी है H3PO2। अब देखो हायर ऑक्सीजन वाले को फास्फोरिक, उससे कम वाले को फास्फोरस, और उससे कम वाले को पायरोफास्फोरस बोलते हैं। नाम अभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, मैं बता दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ तो मैं नाम जरूर बताऊंगा, अल्दो अभी कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो पायरोफास्फोरस एसिड। अब इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बट इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है दैट इज 1। ठीक है ना।
अब एक कंपाउंड और है H3BO3, इसका नाम होता है बोरिक एसिड। मतलब ये नहीं कि बोर नहीं करता ये, बोरिक एसिड। अब इसमें 3 हाइड्रोजन में केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। इसकी एक अलग ही कहानी है जो कि आप 11th में ही पढ़ोगे, जब कम से कम कुछ महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद ये आएगा इस पर टॉपिक, तो आप सीख जाओगे। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, ठीक है। अब जैसे देखो ध्यान से, H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका छोटा भाई है H2SO3। अब एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, ये सब चीज़ें 9th में थी, इसके नेम कैसे करते हैं। तो सल्फ्यूरस एसिड है, इसका वैलेंसी फैक्टर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, 2। तो आपको एक्सेप्शन वाले ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये सब 12th में काम आएंगे, बट मैंने बता दिया तो आप भी पढ़ लेना फिर थोड़ा सा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का 2 है, और सल्फ्यूरस एसिड का भी वैलेंसी फैक्टर 2 है, ये भी 2H पे दे सकता है, ये भी 2 से दे सकता है। तो जनरली जितने हाइड्रोजन दिखते हैं वही हो जाता है, बट कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं फॉर बेस, वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस इक्वल टू नंबर ऑफ OH आयन गिवन बाय बेस, गिवन बाय बेस, ठीक है। अब बेस क्या होते हैं आपने पढ़ा 10th में, विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, इनके लिए वैलेंसी फैक्टर लिखना है। तो ये कितने OH दे सकता है, एक ही तो इसके मॉलिक्यूल में, तो एक, ये भी एक देगा, ये 2, ये 2, ये 1, और AlOH का होल थ्राइस, ये कितने दे सकता है, 3, तो 3 हो गया। वेरी सिंपल ना। अब आते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ से अभी हमें नहीं करना है, नेक्स्ट है वैलेंसी फैक्टर, तीसरा सेकेंड पार्ट, वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट। वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट ये होता है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑन रिस्पेक्टिव आयंस, एट आयंस, ठीक है। या तो टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देखो उस सॉल्ट में आयंस जो भी हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। तो NaCl में केटायन क्या है, Na+, केटायन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन क्या है, Cl-। तो दोनों में किसी एक का चार्ज देख लो, टोटल चार्ज तो न्यूट्रल रहेगा ना, तो इसलिए आंसर सेम ही आना है। तो Na पे +1, Cl पे -1, तो वैलेंसी फैक्टर क्या लिखोगे इसका, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं किसी। इसे मैं बोलूँ कि MgCl2, तो देखो Mg पे कितना चार्ज होता है, अब आपको पता है Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Mg होता है 2A2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2, तो इस पर +2 चार्ज होता है, तो ये आ जाएगा +2। Cl पे कितना चार्ज होता है, Cl होता है Cl-, तो एक चार्ज, लेकिन 2 Cl है तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो ये +2 -2, तो यानी 2 चार्ज आ गया। मतलब टोटल चार्ज देख रहे हो ना, टोटल चार्ज इसलिए मैंने मेंशन किया है। तो +2, तो इसमें 2 Cl पे टोटल नेगेटिव -2 हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि CaCl2, इस पर कितना होगा, अगेन यू विल से 2। साइन के साथ नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट नंबर लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं यूज करना है, ओके। इस तरीके से मैं कहूँ आपसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा KCl ले लूँ, तब कितना लिखूँ वैलेंसी फैक्टर 1। कोई डाउट तो नहीं इसमें ना। तो सॉल्ट में अभी और एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े 1-2 अच्छे से एग्जाम्पल हैं। आते हैं एक सॉल्ट में, CaCO3। अब ये 9th की बातें हैं, इसमें मुझे कुछ मत कहना आप लोग, है ना। 9th में कैल्शियम आयन क्या होता है, Ca2+2, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। तो 2 पॉजिटिव है, 2 ही नेगेटिव है, तो एक वैल्यू ले लो, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 हो गया। अब मैं कहूँ Na2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा भाई, तो Na का कितना चार्ज होता है, +1, 2 Na का +2, तो +2, और SO4 2 नेगेटिव, तो देखो एक Na पे +1, टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे +2, तो SO4 पे कितना होता है -2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया, करेक्ट। हाँ, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो।
ऐसे मैं पूछूँ Na2CO3 में कितना वैलेंसी फैक्टर होगा, अगेन यू विल से 2, 2 Na प्लस और 1 CO3 2 माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +2 है, नेगेटिव चार्ज भी 2 है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, Al2SO4 का होल थ्राइस में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। अब देखो ध्यान से, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, तो नीचे ही लिखते हैं वैसे तो, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा 283। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये 3, तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है +3 और सल्फेट कितना होता है -2। तो देखो एक एल्युमिनियम पे +3 तो 2 एल्युमिनियम पे +6, एक SO4 पे -2 तो 3 SO4 पे -6, तो यहाँ पे टोटल +6 है और यहाँ पे -6 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 6। इतना बहुत है, करेक्ट। अब आते हैं, याद करो मैंने आपको मोल कंसेप्ट डायरेक्टली नहीं शुरू किया था, मैंने रिडॉक्स शुरू किया था, क्योंकि रिडॉक्स इसलिए शुरू किया था मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में, क्योंकि अब यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा बहुत, नॉर्मेलिटी में भी और आगे टाइट्रेशन में भी। तो देखो चौथा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई वैलेंसी फैक्टर इज वैलेंसी फैक्टर फॉर reducing and oxidizing agent। reducing and oxidizing agent, ओके। तो इसीलिए कैसे निकालेंगे, ये होता है विच इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं एग्जांपल में, जैसे देखो जैसे मैं कहूँ Fe2+ से Fe3+ जा रहा है, तो मैं पूछूं कि यहाँ पर Fe2+ का वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो +2 से +3, तो चेंज कितना आया, चेंज कितना आया फाइनल माइनस इनिशियल 3 - 2 कितना आया 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। अब मैं कहूँ कि किसी रिएक्शन में जो MnO4- है वो जा रहा है MnO2 में, मैं पूछूं इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो आप जल्दी से क्या निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, और किसका बताना होता है आंसर रिएक्टेंट का। देखो यहाँ पर Mn की स्टेट क्या आएगी, अब भूल तो नहीं गया आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे, तो Mn की x 4 × -2 = -1, x = कितना आ गया +7, तो यहाँ पर Mn की +7 है, और यहाँ पर Mn की क्या आएगी x 2 × -2 = 0, x = +4, तो +4 कितना चेंज आया 4 - 7 तो -3, लेकिन आंसर तो हमको प्लस में लिखना है, तो ये आ गया +3, ठीक है। मैंने 3 लिख दो केवल, ओके 3। इस तरीके से निकालते हैं। और क्वेश्चन लेता हूँ इसमें क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट है, जैसे मैं कहूँ कि KMnO4 इज गोइंग टू Mn2+, बस इतने में जा रहा है। अब पूछो कि इस रिएक्शन के वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर देखो Mn की +7 आएगी और यहाँ पे Mn की +2, कितना चेंज हुआ 5 का, तो 5 आंसर आ गया, वेरी सिंपल, करेक्ट। एक और लेता हूँ K2Cr2O7 से मैं आता हूँ Cr3+ में, मैं पूछूँ इसके लिए वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो देखो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो 2 × +1 क्रोमियम की x 7, कितने क्रोमियम 2, तो 2x 7 - 2 = 0, x कितना आ गया +6, तो यहाँ पे इसकी +6 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना चेंज हो गया 3 का, तो आंसर लिख दोगे 3, मगर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बात मैंने और कही थी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है 2, तो एक के लिए 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 का चेंज, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 6 आएगा। देखो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। यहाँ पर 6 का चेंज है, मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है वो देखना होता है, करेक्ट। जैसे मैं आपसे कहूँ कि I2 से HiO3 चला गया और मैं पूछूं कि इसके लिए वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे I की स्टेट 0 आएगी, 2x x = 0, x = 0, और यहाँ पे I की क्या आएगी +5। अब आपको पीछे वाला याद रखना पड़ेगा, तो देखो कितना चेंज आ रहा है 5 का, लेकिन इसके मॉलिक्यूल में कितने एटम है, रिएक्टेंट साइड देखना होता है, तो इसके मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, देखो
एक आई की 0, 2 आई की 0, एक आई की +5 और 2 आयोडीन की +10, तो चेंज कितना हुआ? 10 का चेंज। या ऐसे बोल दो, एक के रिस्पेक्ट में 5 का चेंज और 2 एटम के रिस्पेक्ट में 10 का चेंज, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे? 10। क्लियर है? और देखो, तो इसलिए वैलेंसी फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एकदम क्लियर है? अब अगर एक क्वेश्चन मैं ले लूँ आपसे कि एक ये रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH, मैंने NaOH का 1 मोल लिया है, तो ये एक ही H रिप्लेस करेगा और बनेगा सॉल्ट NaHSO4 प्लस H2O। और एक बार रिएक्शन और लिखी मैंने H2SO4, इस बार मैंने 2 NaOH लिए, सो यहाँ बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O, इस बार 2 H2O। बताएं ये कौन सी रिएक्शन है? इसे बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी 10th में था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एसिड बेस। अब अगर रिएक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है। ये एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो रिडॉक्शन नहीं होती है। आप यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लेना, यहाँ पे सल्फर की +6 है और यहाँ पे सल्फर की +6 है, कोई चेंज नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में। और रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें कि एक रिड्यूस हो और एक ऑक्सीडाइज हो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो देख लिया करो कि रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। तो देखो इसमें कितने H थे? 2 H थे। कितना रिप्लेस हुआ? केवल 1 H रिप्लेस हुआ, तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो इस एसिड के लिए हो जाएगा दैट इज 1। ओके, और यहाँ पे देखो इसके कितने रिप्लेस हुए हैं? H दोनों, तो वैलेंसी फैक्टर फॉर दिस एसिड इक्वल टू 2। करेक्ट। तो वैलेंसी फैक्टर पे हम वापस आएंगे। अभी तक हमने नॉर्मेलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, तो अब मैं नॉर्मेलिटी के एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नॉर्मेलिटी में अब जैसे क्वेश्चन है 0.365 ग्राम HCl डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। राइट, तो अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है? फिर से नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखो नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? फिर से गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो इस गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास क्या था? E, इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो अब आ जाओ जरा 0.365 ग्राम HCl का। तो मोलर मास ऑफ HCl कितना है? H का मास 1 होता है, Cl का 35.5, तो कितना आ गया है? 36.5। ठीक है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1, क्योंकि ये एक एसिड है। तो एसिड कैसे देखते हैं? कितने H+ दे रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 1। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा इसका? मोलर मास यानी 36.5 डिवाइड बाई 1 यानी कि 36.5। और एक चीज़ और है, अगर वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास है ना। अगर वैलेंसी फैक्टर हमारा 1 है तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर 2 है तो जो मोलर मास वैलेंसी फैक्टर 2 है तो किसी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास का हाफ होगा दैट इज द इक्विवेलेंट मास। अगर वैलेंसी फैक्टर 3 है तो मोलर मास का 1/3 जो होगा वो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अभी इक्विवेलेंट मास के बारे में क्लियर पिक्चर क्या है ये भी थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, ये टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, तो चलो हमने कितना निकाल लिया इसका इक्विवेलेंट मास? 36.5 निकाल लिया। तो बस देखो ध्यान से, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे फिर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास
तो गिवन मास कितना है इसका 0.365 और इक्विवेलेंट मास कितना है 36.5। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो यहाँ पुट कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.365 डिवाइड बाई 36.5 और कितना वॉल्यूम है 100 ml और वॉल्यूम किस में रखना है लीटर में, तो 100/1000। ये लीटर में आ गया वॉल्यूम। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इट मे बी 10⁻⁻2 और नीचे ये 10⁻⁻1, तो इट मे बी 0.1। आप आंसर तो आप चेक कर लेना। ठीक है, इट मे बी 0.1 नॉर्मल। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। अभी हो सकता है इतना क्लियर ना हो, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.8 ग्राम, दिस इज 9.8 है ना, 9.8 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। तो देखो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैं क्या लिख सकता हूँ W/E, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बार बार मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो नया फॉर्मूला बन गया W/E इंटू V। ठीक है, नाउ गिवन मास कितना है इसका 9.8 और इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका मोलर मास कितना आता है 98 डिवाइड वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 2, कितना आ गया 49। तो डिवाइड बाई 49 इंटू इसका वॉल्यूम कितना 100 ml, तो 100 डिवाइड बाई 1000 आ गया आंसर। तो 9.8 डिवाइड बाई 49 इंटू 0.1। ठीक है ना, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2 नॉर्मल। आई थिंक आंसर चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, इस तरीके से है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ आपका। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ 0.63 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व इन 100 ml solution फाइंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, सो कैसे आंसर आएगा। अब हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COH डॉट 2H2। इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो वाटर के H+ मत देखना, वाटर H+ नहीं देता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इस ऑक्सैलिक एसिड में कितने H+ देख रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, एक ये वाला H और एक ये वाला H। ठीक है, तो अब इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का, इसका मोलर मास निकालना, तो इसके मोलर मास में वाटर को भी ऐड करेंगे, तो टोटल ये आएगा कार्बन कितना है 2 कार्बन तो 24, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4 तो 64, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 4 ये, तो टोटल 6 हाइड्रोजन और प्लस ये ऑक्सीजन 16, तो ये आ जाएगा 126 ग्राम इसका मोलर मास। और इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, यानी कि 126 डिवाइड बाई 2 यानी कि 63। इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ठीक है, तो आप लगा देंगे फॉर्मूला कैसे, तो इसका नॉर्मेलिटी आ गई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, देखो मुझे फार्मूला आता है तभी मैं कितने बार लिखता हूँ, आप भी ऐसे सॉल्व किया करो तो कोई भी चीज़ आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो कितना आ गया है, गिवन मास कितना है इसका 0.63, इक्विवेलेंट मास कितना है 63, वॉल्यूम कितना है 100 डिवाइड बाई 1000 इनटू। ठीक है, हो गया ना सॉल्व क्वेश्चन ये। तो ऊपर हो गया आपका 10⁻⁻2, नीचे हो गया 0.1, ये आ गया 0.1 नॉर्मल। कितना अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन मुझे भेजोगे जल्दी से। फाइंड इक्विवेलेंट मास
ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। पहला है H2CO3, दूसरा है CaCO3, थर्ड है Al2SO4 का होल थ्राइस, फोर्थ है Na2CO3, फिफ्थ NaOH, सिक्स में H3PO4, 1 H2SO4, 8 HCl, 9 में क्या दूं आपको, बताओ, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं आपको दूं क्या, ये भगवान, Na2SO4, और 10th में हो जाएगा आपके लिए CuSO4, और यहाँ पर Cu का मास बताता हूँ 63 मास होता है। वैसे अपने आप देख लेना, एटॉमिक वेट ऑफ Cu इक्वल टू 63.5। इन सभी के मुझे इक्विवेलेंट मास आज ही चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लो, फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। आपने सीखा कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से मैं अगर नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आता है। और एक चीज़ आपको और याद हो, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइट्रेशन। जैसे मोलैरिटी में आपने फॉर्मूला सीखा था M1V1 इक्वल टू M2V2, वैसे यहाँ पर भी नॉर्मेलिटी आता है कि किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस B से C प्लस D, ये कोई रिएक्शन है, तो हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B, ऑलवेज ट्रू। नंबर ऑफ मोल्स भले ट्रू ना हो लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो ट्रू होंगे ऑलवेज ट्रू। यानी कि नॉर्मेलिटी ऑफ A V1 VA इक्वल टू नॉर्मेलिटी इस तरीके से, यानी कि N1V1 ऑफ A इक्वल टू N2V2 फॉर A, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एक और भी होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने दो तरीके हैं, एक गिवन मास अपॉन मोलर इक्विवेलेंट मास, ठीक है, और दूसरा इस फॉर्मूले से नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अब इसका कहाँ एप्लीकेशन होगा, टाइट्रेशन में, अभी आगे ही हमारा आएगा टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आज ही हम लोग सीखेंगे न्यू कंसेप्ट, इसका नाम है स्टोकियोमेट्री या स्टोचियोमेट्री। इसको आप लोग पढ़ लेना। स्टोचियोमेट्री होने के बाद जो असाइनमेंट मैंने दिया है उसको सॉल्व करना, देखना आपको पूरा असाइनमेंट आपसे हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थोड़ा ध्यान देना, टॉपिक अजीब है थोड़ा सा।